फाइन। तो देखो आज क्लास में हम लोग एज यूजुअल 4 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे। पहला एडिटोरियल्स देखो, ये तुम्हारा विक्टोरिया गौड़ी से रिलेटेड है। कौन है विक्टोरिया गौड़ी? अभी इनको मद्रास हाई कोर्ट का जज बनाया गया, समझे, और कॉलेजियन ने सिफारिश किया और सरकार भी ओके कर दी। मगर जैसे ही सरकार ओके कर दी, जैसे ये जज बन गई, ओथ भी ले ली, बीच में पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट में। अब पता चला कि इसका हेट स्पीच प्रेजेंट है, यानी कि इसने कभी माइनॉरिटी के अगेंस्ट हेट स्पीच दिया था। तो इस चीज़ को लेकर बखेड़ा खड़ा हो गया फिर सुप्रीम कोर्ट में, यानी कॉलेजियम सिस्टम भी ठीक से ये सब चीज़ नहीं देखा था। और खुद चीफ जस्टिस ने ये बात कहा है कि हमारे संज्ञान में नहीं था। तो तुम्हारा कॉलेजियम, इसका मतलब तुम्हारा सच में ही कॉलेजियम में दिक्कत है। जिसको तुम अपॉइंट कर रहे हो जजेस के रूप में, उसके बारे में तुमने 360 पता ही नहीं किया है। तो इससे एक सीरियस फॉल्ट जुडिशरी का और समझ में आता है तुम लोग को। बात समझे? ये तुम्हारा 33 रहेगा। 34 देखो, पाकिस्तान का स्थिति बहुत खराब है स्टूडेंट, है ना। पाकिस्तान देखो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोरास में चला गया। मोरास मतलब क्राइसिस में चला गया, वो भी लंबा समय के लिए क्राइसिस में चला गया। तो इसमें हम पाकिस्तान का देखेंगे। कल भी देखो इंडिया और पाकिस्तान का हम लोग देखे थे, इंडस वाटर ट्रीटी इतना इंपॉर्टेंट था। तुम्हारा तो एडिटोरियल सुबह बच्चे लोग, इतना इंपॉर्टेंट था, उसको छोड़ना मत, उसको पढ़ते रहना उस चीज़ को। 35 देखो, 35 में इंडिया और कनाडा। अब इंडिया और कनाडा का रिलेशन बहुत ही स्ट्रेंड रहा है तुम्हारा 20 साल में, 20-25 साल में देखोगे तो स्थिति कुछ अच्छा नहीं रहा है। कभी अच्छा था, कभी बहुत ख़राब हो गया, फिर ठीक हुआ, फिर ख़राब हो गया। इसका सबसे बड़ा रीज़न है खालिस्तानी इशू। क्योंकि ये जो वहाँ पे ना पंजाबी लोग अच्छा खासा है, 20 से 25 लाख के आसपास आबादी है पंजाबी का, और पूरा कंट्री में 4 करोड़ के आसपास है। लैंड तो बहुत बड़ा है मगर आबादी कम है। उसमें सिख लोग का अच्छा खासा वहाँ पे दखल अंदाजी है। तो अब सिख लोग को खुश करने के चक्कर में खालिस्तानी वाला इशू उठा देता है लोग, और फिर इंडिया का कम्युनिटी को फ़र्क पड़ता है इससे, इसलिए रिलेशन ख़राब हो जाता है। बात समझ में आ गया ना। तो वही पढ़ेंगे कि इंडिया और कनाडा का अभी आने वाले समय में हो सकता है कि रिलेशन क्वांटम जंप करे, अच्छा हो। बट हम 20-25 साल 30 साल पहले का बात करेंगे तो स्थिति अच्छा नहीं था। बात समझ में आया। एंड लास्ट वन देखो, जो कि तुम लोग जानते हो, है ना, ये कितना बढ़िया से तुम लोग को पढ़ा दिए थे आर्टिकल 21 में, पैसिव यूथनेसिया, राइट टू डाई, है ना। क्या नाम था उनका? अरुणा, है ना। तो अरुणा जी का जो था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, 2018 में ही आया था कि पैसिव यूथनेसिया हम अलाउ करते हैं, एक्टिव यूथनेसिया हम नहीं दे सकते हैं। तो याद करो उस समय लिविंग विल का कॉन्सेप्ट आया था। अब देखो उस समय फैसला देने के बाद पार्लियामेंट कुछ कर ही नहीं रहा है, तो उसके बाद ये अपने आप सुप्रीम कोर्ट आगे आया और सुप्रीम कोर्ट ने और रूल्स बना दिया, और जो पहले 2018 में जो रूल्स बना था उस रूल्स को रिप्लेस कर दिया। देखो खुद प्रोएक्टिव होकर सुप्रीम कोर्ट आगे आ रहा है। और कई लोग तो कहेंगे कि जुडिशियल ओवर रीच है, मगर यदि पार्लियामेंट काम नहीं करेगा तो फंडामेंटल राइट्स को बचाएगा कौन? फिर यही बचाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ही बचाएंगे। तो ये मामला है, बहुत ही संजीदा मामला है ये सब चीज़। तो देखो हम लोग शुरू करते हैं स्टूडेंट। 33, सम अप्रूवल सम रिजेक्शन, वी डू नॉट नो द रैशनल, यानी कि कुछ अप्रूव किए गए, कुछ तुम्हारा रिजेक्ट किया गया, और ये पता नहीं है इसके पीछे लॉजिक क्या है। व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड किसी को अप्रूव किया गया और किसी को रिजेक्ट किया गया। यानी कि जो कॉलेजियम का काम क्या है? जजेस को अपॉइंट करना। कॉलेजियम का काम है जजेस को ट्रांसफर करना। तो जो कॉलेजियम ने जो रिकमेंडेशन दिया है, एग्जीक्यूटिव किसी चीज़ को पास किया, किसी लोग को पास किया, किसी को रिजेक्ट कर दिया, बट इसका आधार पता नहीं है कोई चीज़। यानी कि जितने भी ये कॉलेजियम वाला जो व्यवस्था है वो बहुत ही क्या है? ओपेक है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, जहाँ से सुप्रीम कोर्ट का जजेस को या हाई कोर्ट के जजेस को ट्रांसफर किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, ये मस्ट भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मस्ट भी अकाउंटेबल होना चाहिए। सही बात है ना। तो देखो यहाँ पे जीएस पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी का हिस्सा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, इवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। और ये हिंदू पेपर तुम्हारा 9 फरवरी को आया था 2023 में। तो समझो यहाँ पे, देखो तुम लोग कीवर्ड से भी पकड़ सकते हो स्टूडेंट। कीवर्ड इसलिए दिया गया है वहाँ पे, देखो विक्टोरिया गौड़ी, कॉलेजियम, हेट स्पीच, इसको यूज़ करो यार, इसको यूज़ करोगे ना अपने आप एडिटोरियल्स बन जाएगा। इसलिए दिया गया है, कीवर्ड्स दिया गया है। तुम लोग कभी फोकस नहीं किया इसी, जो मद्रास हाई कोर्ट, सुप्रीम हाई कोर्ट एंड अपॉइंटमेंट, इसी से ये बन जाएगा एडिटोरियल्स, इसलिए कीवर्ड्स दिया गया है। बात समझ में आ गया ना। तो समझते हैं कि मामला क्या है। हालांकि मामला मैंने बता दिया है, विक्टोरिया गौड़ी को लेकर हुआ था। अब विक्टोरिया गौड़ी को मद्रास हाई कोर्ट का जज बना दिया गया है, ठीक है, मगर उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल हो गया कि इसने हेट स्पीच दिया था माइनॉरिटी के अगेंस्ट। जो जज माइनॉरिटी के अगेंस्ट हेट स्पीच दिया है उसका वीडियो लीक हो गया, उसका वीडियो संज्ञान में आ गया। तो ऐसे जज को कैसे आप ऐसे लोग को कैसे आप जज का वो कर सकते, नियुक्ति कर सकते हो। तो इस पर
सवाल है, ये वाजिब सवाल है। जब जज ही हिस्ट्री में उसका ये हिस्टोरिकल पास में जज ही माइनॉरिटी के अगेंस्ट कुछ टिप्पणी दिया है तो आप तो कभी भी एलिवेट नहीं कर सकते हो। और पुराना ऐसा है जजमेंट जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कैंसिल किया था, बट इसमें कैंसिल नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो ये भी एक सवाल उठता है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। और सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियन व्यवस्था है उस पर सवाल उठता है कि क्या कर रहा था तुम लोग। देखो अब जब कॉलेजियम, देखो बच्चे लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेजियम इतना आसान नहीं है जितना आसान दिखता है। कॉलेजियम के बीच में भी इंटेलिजेंस होता है। जैसे एक तो तुम्हारा इधर का मद्रास हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा वो भी पास करेगा इस चीज़ को, वो भी इन्वॉल्व रहता है, फिर इधर भी इन्वॉल्व रहेगा सुप्रीम कोर्ट का भी। अब बीच में तुम्हारा बहुत फिल्ट्रेशन होता है, बीच में इंटेलिजेंस होता था। ये क्या झुंझुना बजा रहा था, ये क्यों नहीं चेक किया? तो यानी कि चेक नहीं हुआ, 360 चेक नहीं हुआ, यानी कि सीरियस फॉल्ट है। बात समझो इस चीज़ को। सेंटर नोटिफाइड था, देखो सेंटर ने बोल दिया कि ठीक है हम विक्टोरिया गौड़ी को जज बना दिए हैं, सेंटर ने तो पास कर दिया, उसमें कोई रिजेक्शन नहीं है। बट सेंटर पास करने के बाद नहीं ये सब चीज़ हुआ है, बाद में पिटिशन गया है ऊपर में। हाई सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम अपॉइंट किया, भेजा, नाम भेजा, यहाँ सेंटर ने एक्सेप्ट भी कर लिया और वो ओथ भी दिला दिया, ओथ भी हो गया उसका। जैसे ओथ हुआ सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल हो गया कि देखो विक्टोरिया ने ऐसा ऐसा किया था पहले। तो समझो यहाँ पे सेंटर ने आइडेंटिफाई कर दिया कि ठीक है एल विक्टोरिया गौड़ी जज हो गई है मद्रास हाई कोर्ट का, ये कर दिया। उसके बाद देखो जो इनका इस तरह का जो एलिविएशन हुआ है, जज बना है, इसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो गया क्योंकि 21 लॉयर चेन्नई के प्रेसिडेंट को लिख दिए, लेटर लिख दिए और एक्यूज़ किए कि ये जो कॉलेजियम ये जो किया, मतलब एंड कॉलेजियम को भी लिखा गया लेटर और प्रेसिडेंट को भी लेटर लिखा गया और ये कहा गया कि देखिए गलत एलिवेशन है क्योंकि इनका बहुत सारा हेट स्पीच प्रेजेंट है माइनॉरिटी के अगेंस्ट, तो कैसे आप इसको एलिवेट कर सकते हो। हाउएवर मैं इसको काउंटर करने के लिए फिर से 94 लॉयर्स मदुराई से आए, तमिलनाडु से, ठीक है। उन्होंने फिर बोला कि नो इनका एलिवेशन ठीक है, ठीक है। तो आप देखो काउंटर और हो रहा है, एलिवेशन ठीक तो है क्योंकि देखो आखिर मद्रास हाई कोर्ट का बना है तो बहुत सारे लॉयर होंगे जो फेवर भी करेंगे इस चीज़ को, मगर मुद्दा तो पहुंच गया ना वहाँ पे। अब देखो यही हुआ। अब उसके बाद देखो ऊपर में क्या हो रहा है, जब लगा चीफ जस्टिस को दिक्कत तो चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया, चीफ जस्टिस ने बेंच बना दिया इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। अब तुम कुछ सोचो, चीफ जस्टिस अपॉइंट किया, चीफ जस्टिस भेजा रिकमेंडेशन, सेलेक्ट होकर आ भी गया, अब चीफ जस्टिस यहाँ बेंच भी बना रहा है। तुमको लगता है कि वो जो बेंच बना है चीफ जस्टिस का अगेंस्ट जाएगा कि वो चीफ जस्टिस ने नहीं चुना था? तो छलावा हो गया ना एक तरह से। हाँ तो आखिर चीफ जस्टिस ने चुना है उसको, तो चीफ जस्टिस अगेंस्ट कैसे वो बेंच फैसला सुना सकता है? जबकि चीफ जस्टिस ने बेंच कंस्टिट्यूट कर दिया है। तो देख रहा है ना, ये गेम देख रहे हो ना, गेम उल्टा हो जाएगा इससे में। देखो वही चीज़ है। तो ग्रुप ऑफ 94 लॉर्ड्स मदुराई से गए, वो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है, जो 21 एडवोकेट जो बोल रहे हैं कि गौरी का एलिवेट नहीं करना चाहिए, गलत बात है, गौरी एलिवेट हुई है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम डिड नॉट नो सर्टन डेवलपमेंट। अब देखो जब ये संज्ञान गया वहाँ पे तो चंद्रचूड़ बैठे हुए थे और ये पिटिशन जब लगाया गया वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमको तो पता ही नहीं था कि ये विक्टोरिया गौड़ी कभी हेट स्पीच भी दी थी। तो जब तुमको पता नहीं था तो तुम अपॉइंट कैसे कर सकता है? तुमको 360 एंगल होकर पता करना चाहिए। ये सवाल क्रिटिक्स उठा रहे हैं, मैं नहीं उठा रहा हूँ, क्रिटिक्स उठा रहे हैं। देखो लेटर जब पिटिशन फाइल किया गया सुप्रीम कोर्ट में तो चीफ जस्टिस ओपनली बोला कोर्ट में कि कॉलेजियम को पता नहीं था इस तरह का डेवलपमेंट की हेट स्पीच कभी उन्होंने दिया था, ठीक है। जब अपॉइंटमेंट हो गया मद्रास हाई कोर्ट जज का एज अ विक्टोरिया गौड़ी का, तो हमें ये पता ही नहीं था, उससे पहले कुछ पता ही नहीं था, अभी जब होने के बाद ये पता चला हमें। तो पिटिशनर ने एनालाइज किया कि सर्टेन इन्फॉर्मेशन को जानबूझ के सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुपाया जा रहा है, कॉलेजियम के पीछे छुपाया जा रहा है, ये गलत है। इस तरह का अपॉइंटमेंट हैंडीकैप्ड है, इट इज़ अ गलत चीज़ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब आपको पता कैसे नहीं होना चाहिए, जब आप कॉलेजियम है तो आप क्या चीज़ देख के उसको प्रमोट किए हैं? जायज़ है, देखो स्टूडेंट ये जायज़ है ये सभी चीज़। इज देयर एनी प्रेसिडेंट, क्या ऐसा पहले हुआ था जहाँ पे इस तरह का अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन किया गया? तो बिल्कुल ऐसा हुआ है। देखो सुप्रीम कोर्ट जो पद्मा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस हुआ था 1992 का, उसमें एक एडवोकेट को अपॉइंटमेंट को क्वेश्चन किया था, यानी कि एक एडवोकेट को एडवोकेट मतलब सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट बनने के लिए भी अपॉइंट किया था स्टूडेंट। तो जब एडवोकेट का जो अपॉइंटमेंट था उसको क्वेश्चन किया और बोला कि नो ये क्वालिफाइड नहीं होगा और ये बेंच पे नहीं जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट को 1992 में क्वेश्चन कर सकता है तो इसको क्यों नहीं कर सकता है ना? सवाल तो उठेगा इस चीज़ पे भी। तो वही बोला कि सुप्रीम कोर्ट इन पद्मा प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया
on March 10, 1992 quashed the appointment of advocate on the ground that he was not qualified to be on the bench। यानी कि इतना क्वालिफिकेशन नहीं है कि वो बेंच पे वो रिप्रेजेंट करे। अब देखो यहाँ पे भी दिक्कत ये हुआ पता है कि पहले तो वो भेजा और फिर वहाँ पे स्टेट ने भी मंजूरी दे दिया था कि इसका अपॉइंटमेंट ठीक है। अब स्टेट का जो पावर है वो कम इनटू इफेक्ट ना हो, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अड़ंगा लगा दिया। अब फिर जब सुप्रीम कोर्ट बीच में अड़ंगा लगा देगा तो फिर स्टेट का बात नहीं माना जाएगा। तो उस समय सुप्रीम कोर्ट इतना आगे निकल गया था। देखो वही बोला गया, एट दैट टाइम सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया इस वारंट अपॉइंटमेंट नॉट, यानी कि जो भी उसको शपथ करवाया गया, जो भी उसको एडवोकेट चुना गया वो नहीं होगा, समझे। जबकि वो पूरी तरीके से सेंटर ने या फिर स्टेट ने वो मंजूरी दे दिया था कि चलो एडवोकेट ये बनने के लिए तैयार है। तो यानी कि उस एडवोकेट को ओथ नहीं लेने दिया, हाँ ओथ सब्सक्राइब करने नहीं दिया, यानी कि बीच में अड़ंगा लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये चीज़ यहाँ पॉसिबल क्यों नहीं है, समझे। तो इसलिए मामला उठाया जा रहा है। प्रेजेंट केस में भी देखो, बेंच ऑब्जर्व दैट इट कैनॉट रिविजिट। अब अभी क्या बोल रहा है बेंच, क्या बोल रहा है कि अभी हम नहीं देख सकते हैं क्योंकि अभी वो ओथ ले ली है विक्टोरिया गौरी और हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आप अभी कुछ नहीं कर सकते तो 1992 में तो किए थे आपने, 1992 में भी एक लगभग सिमिलर सिचुएशन तो आया था, बात समझे। इसलिए क्रिटिक्स सवाल पूछ रहे हैं। तो यहाँ से एक बार और कॉलेजियम सिस्टम का पिटफॉल्स दिखता है, लिमिटेशन दिखता है कि कॉलेजियम सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है। यदि कॉलेजियम सिस्टम ठीक से काम करता तो गौरी विक्टोरिया के बारे में पूरा पहले ही पता कर लेता, आप समझे। देखो यहाँ पे वही बोला, इट इज़ अपरेंट दैट स्टेट गवर्नमेंट टू हैड नॉट फ्लैग्ड हर एक्सट्रीम व्यूज। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट भी कुछ नहीं बोल रही है इसके ऊपर। वन पॉलिटिकल, अब देखो होता क्या है कि जब पॉलिटिकल एफिलिएशन रहता है किसी की तरफ तो उसको अपॉइंट करके भेज दिया जाता है। जैसे मान लो कि कोई जजेज है जो बीजेपी को पसंद करता है तो बीजेपी प्रमोट कर देगा उसको। तो वही बात है, इससे दिखता है कि स्टेट गवर्नमेंट टू हैड नॉट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ ऐसा कुछ व्यूज़ नहीं दिया इसके ऊपर। वाइल पॉलिटिकल एफिलिएशन शुड नॉट बी डिस्क्वालीफाई एनी फ्रॉम जुडिशियल ऑफिस ओपन बाय और टू, यानी कि मगर ये भी होना चाहिए कि हाँ एट द सेम टाइम ये भी होना चाहिए कि मान लो हम जज है और हमको बीजेपी पसंद है, दैट डजंट मीन कि हम आगे प्रमोट नहीं हो सकते वो मेरा अपना निजी विचारधारा है। हम बीजेपी को भी पसंद कर सकते हैं, हम आरएसएस को भी पसंद कर सकते हैं, हम कांग्रेस को भी पसंद कर सकते हैं, हम आरजेडी को भी पसंद कर सकते हैं, ये मेरा अपना निजी मामला है। मैं ये पसंद के वजह से हमारा अपॉइंटमेंट भी रुकना चाहिए ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि विचारधारा तो कुछ भी हो सकता है ना आपका, बात समझ रहे हो ना। तो यहाँ से ये पता चलता है स्टूडेंट कि ये पूरी तरीके से कॉलेजियम प्रोसेस का फेलियर है कि वो ठीक से नहीं कर पाया और ठीक से पहले ही कंट्रोवर्शियल जो प्रपोजल था वो पहले स्क्रूटिनी नहीं हो पाया, ठीक से चेक नहीं हो पाया उसका। इसलिए अपॉइंटमेंट प्रोसेस में रिफॉर्म्स आने चाहिए, कैंडिडेट्स का जो क्रीडेंशियल्स है वो पहले ही चेक हो जाना चाहिए, उसके लिए इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म होना चाहिए। और अभी तुम फालतू का बेंच बनाए हो तो बेंच का भी चीफ जस्टिस के अगेंस्ट कुछ बोलेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ही चुन के भेजा है उसको। क्योंकि कितने बैठते हैं, एक चीफ जस्टिस होते हैं, 5 जज बैठते हैं ना नीचे, उसके लिए ट्रांसफ़र करने के लिए 3 जज बैठते हैं, ट्रांसफ़र करने के 3 जज बैठेंगे, 3 जज यानी कि 2 जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और यदि अपॉइंट करना है तो उस समय तुम्हारा कहाँ 5 जज बैठते हैं इंक्लूडिंग योर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब इतना कॉलेजियम सिस्टम बताया ना, कॉलेजियम सिस्टम में क्या क्या होता है, 3 होता है प्लस 5 भी होता है, 5 तुम्हारा उसके लिए अपॉइंटमेंट करने के लिए होता है। तो ये साफ साफ दिखता है हमें कि प्रेजेंट सिस्टम जो कॉलेजियम का है बहुत ही ओपेक है, क्लोज डोर है, अब पता ही नहीं चलता है, इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। और ये कॉम्प्रोमाइज़ तुम्हारा विक्टोरिया गौरी के केस में भी दिखा है, ये एसेंस है। तो देखो इंपॉर्टेंट ये नहीं है जो तुम पढ़े हो, इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ से निकलता क्या है। और ये चीज़ को तुम लोग एक सेंटेंस में तुमको मेंस में प्रोड्यूस करना होता है कि जुडिशरी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है। जुडिशरी कॉलेजियम वाला व्यवस्था में फंसा हुआ है, तो एक ये गौरी का दे दोगे, विक्टोरिया गौरी का एक लाइन दे दोगे। उसके बाद डिजिटलाइजेशन नहीं हो पा रहा है जुडिशरी का, ये भी एक बहुत बड़ा समस्या है। दूसरी बात है मास्टर ऑफ रोस्टर को लेकर प्रॉब्लम है। मास्टर ऑफ रोस्टर बताए थे ना, जो चीफ जस्टिस को जो मौका मिलता है कि कोई भी वो बेंच कंस्टिट्यूट कर सकता है, जबकि चीफ जस्टिस भी 1 अमंग इक्वल है। इसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था 3-4 साल पहले, जो सुप्रीम कोर्ट के जज बाहर निकल के प्रेस के साथ आए थे, पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था। बताए थे ना मास्टर ऑफ रोस्टर का केस, हाँ बिल्कुल। तो ये सब समस्या है स्टूडेंट, और इतना लिटिगेशन, उसके बाद समर सेशन इतना लंबा कर देता है, जाता है, ये लोग घूमता है बढ़िया से, ये सब प्रॉब्लम है। हाँ समझे, तो सब प्रॉब्लम को लिखना है। जब कह एक नहीं पूछेगा, कॉलेजियम नहीं पूछेगा क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में एक कॉलेजियम एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तो तुमको यहाँ से एक लाइन मिलेगा आंसर। कहने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट। आगे देखो, आगे 34 देखो पाकिस्तान का स्थिति बहुत खराब है, जानते हो ना, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक मोरास में फंस गया है बेचारा।
यानी कि क्राइसिस में, बहुत क्राइसिस में। देखो ना इमरान खान के साथ क्या हो रहा है ना। अब इमरान खान तो अब जाएगा जेल में बढ़िया से, उसका भविष्य क्या है नहीं है कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो देखो ये जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिया गया, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड पॉलिसी, ये हिंदू पेपर में आया था 8 फरवरी को। अब देखो यहाँ पे समझो स्टूडेंट, पाकिस्तान, देखो पाकिस्तान का स्थिति ये है कि 1947 के बाद ही स्थिति खराब होना शुरू हो गया। अभी देखोगे तो अभी स्थिति बहुत खराब है। स्थिति उस समय भी खराब था जब 9/11 का हमला हुआ था ट्विन टावर के ऊपर, तो उस समय भी खराब था। बट उस समय यूनाइटेड स्टेट्स का अपना वेस्टेड इंटरेस्ट छुपा हुआ था पाकिस्तान में। क्यों? वो अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहता था, और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि पाकिस्तान को वो करना, पाकिस्तान को अपने गोद में लेना। अब पाकिस्तान को अपने गोद में लेने का मतलब क्या है कि बैठ कर मुफ्त में खिलाओ उसको बैठ के। तो ये सब चक्कर में पाकिस्तान बच गया। अब कोई मतलब नहीं है यूएस को अफगानिस्तान से, क्योंकि तालिबान वहाँ बहाल हो गया, वो निकल गया है। तो कौन सा सहायता करेगा? सऊदी अरब भी अब सहारा नहीं देना चाहता है। कितना देगा उसको कर्जा? बात समझे? तो है, देखो ये बोला कि 1947 के बाद पाकिस्तान बहुत सीरीज अब इस क्राइसिस में गया है, लगभग कोलैप्स हो गया। पॉलिटिकल, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, यानी कि हर तरह क्राइसिस देखने को मिला है वहाँ पे। टेररिज्म का अपना ही मैटर है उसका। देखो अब वो टेररिज्म का चीज़ इतना ज़्यादा पनपा दिया कि पहले तो दूसरे कंट्री को अटैक किया उसने, जैसे इंडिया को बहुत अटैक किया उसने। मुंबई अटैक देख लो, या फिर जो पुलवामा अटैक देख लो, या फिर ऐसे तुम्हारा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर से जो टच हमारा एरिया है, LOC वाला एरिया है ना, तो उसमें प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो अब देखो यही बात है कि यदि तुम आज हार्बर करोगे टेररिज्म को, तो कल तो तुमको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। अभी देखो जस्ट रिसेंट में क्या हुआ था कि एक मस्जिद में तुम्हारा इतना बड़ा अटैक हुआ, कई लोग मरे हैं, ये न्यूज़ तो बहुत चला था ये। तो देखो यही बोलते कि यदि मन पाप हो ना तो इम्पैक्ट खुद को करता है। बात समझो। मैं यहाँ पे एक बात बोलना चाहता हूँ, लोग को जेलसी होता है, लोग को जेलसी होता है दूसरे का परफॉर्मेंस देख के, लोग को जेलसी होता है दूसरे का पैसा देख के। वो एक्चुअली तुमको हार्म करेगा वो चीज़। बात समझो। यदि मैं किसी से जलता हूँ, मान लो कि मैं C2 से जलता हूँ, तो वो हार्म इसको नहीं करने वाला, हमको हार्म करने वाला है। तो ये जेलसी वाला ही चीज़ है, इसको हार्म नहीं करेगा, वो हमको हार्म करेगा, क्योंकि मैं वही चीज़ सोचूंगा बार बार, और मैं और निगेटिव बनते चला जाऊंगा। कंट्री भी इसी तरह निगेटिव बनता है। इसलिए ऑलवेज थिंक फॉर पॉजिटिव फॉर अदर्स, दूसरे के लिए भी पॉजिटिव सोचना चाहिए। देखो ना, अब देखो इंडिया यहाँ पे निकल गया ना, टर्की कितना गंदा गंदा बोल रहा था इंडिया को, और जैसे ही भूकंप आया सबसे पहले इंडिया ही है। देखो दुश्मन देश, यदि इंडिया दुश्मन देश मानता तो इंडिया खुश होता कि बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ, इतना मर गया लोग। अभी देखो कल ही देख रहे थे कहाँ 15-25 हज़ार चला गया है आंकड़ा मरने वाला का रेशियो। शुरू में 1500-2500 दिखा रहा था, 25 हज़ार है, उससे भी ज़्यादा है। इनफैक्ट पूरा खत्म हो गया है। कल जो एडिटोरियल बताए थे ना, पूरा टूट गया है। तो फिर पूरा हालत खराब। एक वो तो ऑफिशियल रिकॉर्ड आया 25,000, वो हम तो बोलेंगे लाख से ऊपर होगा। आस्ते आस्ते और पता चलेगा आपको, और वो जानबूझ के आंकड़ा छुपाएगा भी। बहुत डेंजर आया है। तो बात समझे, जेलेसी भावना नहीं होना चाहिए। यहाँ हम पाकिस्तान से भी सीख सकते हैं इस चीज़ का। देखो यहाँ पे अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू गुड ईयर्स, देखो कुछ ही अच्छा साल रहा पाकिस्तान के लिए, उसके बाद पाकिस्तान का इकोनॉमी तो परपेचुअल क्राइसिस में गया। परपेचुअल मतलब इनडेफिनिट क्राइसिस में, तो उसका कोई समय सीमा नहीं है। लंबा समय तक ये क्राइसिस में रहा है पाकिस्तान, ठीक है ना। अब आप बताओ, दूसरे लार्जेस्ट पे टिका हुआ, मतलब दूसरे डोनर पे टिका हुआ, यदि कोई कंट्री उसको डोनेट कर देता है उस पर उसका चल रहा है, ये हालत है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से टिका हुआ, IMF पे टिका हुआ, वर्ल्ड बैंक पे टिका हुआ है। सो कॉल्ड फ्रेंडली कंट्री है, जैसे सऊदी अरब हो गया, टर्की हुआ, ये मदद कर रहा है। अपना कुछ तो है ही नहीं इसके पास। ये हालत हो गया पाकिस्तान का स्टूडेंट। थोड़ा फिगर्स भी देख लो, ये 5 डिकेड्स में इन्फ्लेशन 28% चला गया, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है वहाँ पे, सोचो ये हालत है। अरे पहले मैं दिखाऊंगा, पहले वो देख लो ना ऊपर। पाकिस्तान का जो रुपी है 17% तुम्हारा डिवैल्यू हो चुका है, करेंसी 17% घटा है, समझे। अब वहाँ पे $1 300 तुम्हारा रुपीस, पाकिस्तानी रुपीस लगता है। फॉरेन एक्सचेंज देखो खाली 3 बिलियन रहा है। देखो इंडिया का देखो, कहाँ पर रहा है तुम लोग? यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ चला गया तुम लोग? फिगर कहाँ बोले? ये वाला बोले, अभी फिगर दिखाएंगे तुमको, ये वाला देखो। अब यहाँ पे चलो कि केवल 3 बिलियन, सही खोल के बैठी हो ना? हाँ, 3 बिलियन होना चाहिए। अरे सही खोल कर नहीं बैठे हो, कब से कब निकाल देंगे, तुरंत हम चले जाएंगे आगे। वहाँ पे रहो। यहाँ पे देखो 3 बिलियन ही केवल तुम्हारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भारत का। अब भारत का तुलना करो तो कोई है कंपैरिजन? यही मैं कहता हूँ कि जिस तरह पाकिस्तान और इंडिया है, उस तरह इंडिया और चाइना है। इसमें कोई देशद्रोही वाला बात भी नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, फैक्ट रोज पढ़ाते हैं हमको पता है ये सब चीज़। देखो ना, लगभग तुम्हारा वही हो जाएगा। तो ये हो गया। देखो ये हालत है, यानी कि अब बेचारा के पास 9 मंथ छोड़ दो,
अब कुछ वीकी सी कवर करने के लिए है, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बहुत मुश्किल है जी, और इस तरह वो बिगड़ते चला जाएगा, इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है यहाँ से। क्यों? अब फ्रेंडली कंट्री भी अपना पलड़ा झाड़ चुका है, पीछे चला गया है। अब कोई मदद, कितना दिन तुम टुकड़े पर पलेगा कोई कंट्री, है ना। और देखो सबसे बड़ी बात है कि पहले यूनाइटेड स्टेट्स सब मदद देता था, क्योंकि वो पाकिस्तान बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, क्योंकि पाकिस्तान में यदि तुमने अपना ग्रोन कर लिया तो तुम पूरा तबाह कर सकता है एशिया को। पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो जगह है ना, बहुत ही स्ट्रेटेजिक जगह है, बात समझो। आगे देखो, अब फिगर देख सकते हो तुम लोग, देखो कैसे हुआ है, इंक्रीज कैसे हुआ। देखो व्हीट फ्लोर बैग कितना महंगा हुआ है, देखो 1700 हो गया, कभी बहुत कम हुआ करता था, अभी देखो अचानक बढ़ के 19 से 2023 में कितना ज़्यादा महंगा हो गया तुम्हारा बोरी, जो आटा का बोरी है बहुत महंगा हो गया, 1700 हो गया। उसके बाद देखो 1 लीटर का दाम, देखो दूध का दाम कितना भारत में कितना बिकता है, 50, देखो 150 रुपये में है वहाँ पे दूध, ये हालत है, बात समझो। ओनियन देखो, ओनियन कितना रुपये बिकता है भारत में, 10 रुपया 20 रुपया ना, वहाँ पे देखो 231 रुपया है। जाओगे पाकिस्तान तुम लोग, 231 रुपया में है। हाँ तो ठीक है, उसके करेंसी के हिसाब से तो है ना। यहाँ जाओगे तो यहाँ पैसा लेके थोड़ी जाओगे, वहीं का पैसा से नहीं करोगे काम। वो छोड़ो, वो सब चीज़ छोड़ो। अरे वहाँ का बासिंदा बनना चाहते हो, ये बोल रहा हूँ। हाँ तो हो गया, बात खत्म। काहे दिमाग लगा रहा है फालतू का तुम। ये देखो अब 1 डजन अंडा देखो बाबू, जिम वाला आदमी लोगों को तो दिक्कतें होगा उसमें। 285 है, 12 अंडा खरीदने के लिए लगभग 300 रुपये खर्च करना पड़ेगा वहाँ करेंसी। यहाँ तुम लोग आमलेट 10-15 रुपये में खा के पूरा तुम डोला उला दिखाता है, ये हालत है, बताओ। यानी कहने का मतलब पाकिस्तान का स्थिति बहुत ख़राब है। देखो ये रोज़मर्रा का चीज़ सब है, जब रोज़मर्रा का चीज़ सब इतना महंगा है तो जो नॉन एसेंशियल गुड्स है तो कुछ ज़्यादा ही ऊपर होगा, और उस पर टैक्स भी लगता है, जानते हो। तो ये हम समझ सकते हैं विथ सीवियर इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन। अब देखो अब क्या करेगा बेचारा, क्योंकि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर उसके पास पैसा कहाँ है देने के लिए, बात समझे। अब इसलिए इकोनॉमिक्स लोग कहते हैं कि एक्चुअल में पाकिस्तान पार्शियल डिफॉल्ट तो हो गया, अब बिल्कुल पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है श्रीलंका वाला लाइन पे। अब देखो तुमको पता है पूरा क्राइसिस आने वाला, श्रीलंका पूरा चरमरा गया, नेपाल भी चरमरा जाएगा कुछ दिन में, पाकिस्तान तो अब दिख ही रहा है हमको। ये हमारा बांग्लादेश अभी नहीं चरमराएगा, अभी रहेगा, मगर लॉन्ग रन में वो भी चरमरा सकता है, क्योंकि अभी स्थिति बहुत ख़राब हो गया है, बीच में बहुत राइज किया फिर अभी गिरा है। तो हमारा नेबरिंग कंट्री का हालत ख़राब है, पछता है। तो इसलिए हमको सीखना चाहिए, कहीं कॉन्टेंजेंट इफेक्ट हो जाए तो भारत में। और इसलिए कहा जा रहा है कि जो झूठ-मूठ का जो तुम्हारा पहले वाला जो पेंशन वाला स्कीम था, उस स्कीम में स्टेट लौट रहा है, कहीं क्या हो सकता है ये सब चीज़। पहले वाला स्कीम था ना पेंशन स्कीम, जो कि बहुत पैसा देता था। अब कई स्टेट जीतने के लिए, कई पार्टी जीतने के लिए पहले वाला बोला, पहले वाला स्कीम में तुमको पावर है कि तुम स्विच करके जा सकते हो। क्या है ये सभी चीज़, गड़बड़ हो जाएगा, बात समझो। सीखने वाला चीज़ है नेबरिंग कंट्रीज से, कि नेबरिंग कंट्री का ये स्थिति देखो, तुम घर में बैठा है, अगल बगल का पड़ोसी का स्थिति खराब है, तो क्या भरोसा कल तुम्हारा भी स्थिति खराब हो जाए। तो ये चीज़ को हमें समझना होगा। देखो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर क्या बोला है कि जो भी कंडीशन IMF ने दिया है, वो बोला है कि 1.1 बिलियन देगा, मगर जो भी कंडीशन इम्पोज किया वो बहुत हार्श है, क्योंकि IMF आप पैसा देने वाला तो नहीं है। IMF ऐसे पैसा नहीं देता है, वो कंडीशन देता है। कुछ कंडीशन जो लगाए, तो प्राइम मिनिस्टर ने बोला है, जो शरीफ है वो क्या बोल रहा है कि बहुत हार्श कंडीशन है, अब हम कैसे पैसा लें, बहुत खतरनाक। क्योंकि वो कंडीशन को मान लेगा तो जो पाकिस्तान का पीपल है वो सफर होगा, हो सकता है उसके ऊपर बहुत टैक्स लगा दे। हाँ, वाशिंगटन कंसेशन वाला जो था, बात समझ में आ रहा है ना ये सभी चीज़। देखो आगे देखो, और यहाँ पे देखो फूड इन्फ्लेशन देखो ना 40% क्रॉस कर गया, यहाँ पे 6-7% क्रॉस करता है, तो हमारे कंट्री में इकोनॉमिक्स लोग आ जाते हैं एडिटोरियल लिखने के लिए। यहाँ पे देखो 40% हो गया, देख रहा है ना, देखो पूरा 40% चला गया ऊपर। एक टाइम में देखो कितना नीचे था, 10% से नीचे था, अभी उठ के ऊपर 40% के आसपास चला गया। टोटल रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ GDP, देखो रेवेन्यू जो पैसा कलेक्ट होता है वो भी घट गया है। देख लो एक्सपेंडिचर तुम्हारा 19.9% हो गया है, और रेवेन्यू मात्र 12% है, यानी कि ज़्यादा खर्च है, कमाई ज़्यादा है। तो ये स्थिति है वहाँ पे। दूसरा देखो यहाँ बताया गया कि देखो टोटल डेप्ट देखो ना, डेप्ट 89% हो गया। तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट, ये जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, यहाँ से भी हमें साफ साफ पता चलता है कि पाकिस्तान का हालत बहुत खस्ता है। दूसरा देखो प्रिकेरियस, देखो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखो घट गया, $3 बिलियन हो गया, नीचे दिख रहा है तुम लोग को 3 बिलियन हो गया है। पहले एक समय में जनवरी 2022 में $15 बिलियन था, और घटते 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 $3 बिलियन हो गया। उस समय में कोई खास तो नहीं था, कुछ नहीं था। इंडिया देखता है ना, इंडिया बताओ, इंडिया से किधर भाव की करता है लोग, कुछ है, कहीं पे भी स्टैंड नहीं करता है इंडिया से पाकिस्तान। माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में कहीं भी स्टैंड कर रहा है, कहीं नहीं स्टैंड कर रहा है। हमारा स्टेट का है,
सही बात है, वो हमारा बिहारी आगे निकल जाएगा ऐसे तो। देखो और उसके बाद देखो वैल्यू ऑफ इंपोर्ट देखो बढ़ते चला जा रहा है, इंपोर्ट का एक्सपोर्ट कम होते चला जा रहा है, गैप देख रहा है ना, तो कितना तो डिफिसिट में जी रहा होगा, यानी कि ट्रेड नेट ट्रेड भी कितना नेगेटिव हो रहा है उन लोग का, ये भी देखने को मिलता है। तो देखो इसलिए स्टूडेंट माइक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर है नेवर लुक सच प्रिकेरियस, यानी कि अभी जो पाकिस्तान का जो माइक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर जो बर्बाद हुआ है, इतना गंदा पहले स्थिति नहीं था पाकिस्तान का। और गंदा स्थिति इसलिए नहीं था कि पाकिस्तान का उस समय कुछ रीजन के वजह से, हालांकि पाकिस्तान का शुरू से हालत ऐसा ही है, मैं उस समय बच जाता था, यूनाइटेड स्टेट सब दे देता था पैसा उसको कि लो भाई, ताकि हमको अभी पूरा हमको तबाह मचाना है यहाँ पे, हमको रसिया से काउंटर करना है। उस समय रसिया से काउंटर करना था पाकिस्तान का उसको, यूनाइटेड स्टेट्स को, इसलिए उसके लिए बहुत ज़रूरी था पाकिस्तान। उसको अफगानिस्तान में कंट्रोल करना था तो उसके लिए ज़रूरी था, इंडिया तो देगा नहीं, इंडिया ये सब चीज़ में नहीं रहता है, इंडिया का सॉवरेनिटी शुरू से रहा है, ठीक है, इंडिया कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है। भूसा डिप्लोमेसी हुआ, छोड़ दिए ना, बोले कि छोड़ दो मत दो भूसा, हम बना लेंगे भूसा को। उसके बाद हमने फूड ग्रेन्स लाया, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, उससे भी ज़्यादा प्रोड्यूस किए। अभी अनाज देखो, अनाज में हम तो नंबर 1 पे चले गए हैं। ये होता है भारत, ये होता है भारत का विजन, समझा। कंट्री बहुत बड़ा है जी, और हमारा कंट्री इतना पोटेंशियल है, मगर हम बढ़े हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं बढ़े, हो सकता था तबाही भी हो सकता था इस कंट्री में, मगर हमारा कंट्री बढ़ा है उससे बहुत। हम अच्छा खासा देखो, ऐसा इसका मतलब छोटा कंट्री भी बढ़ सकता है, बड़ा कंट्री भी बढ़ सकता है। देखो ना, सिंगापुर इतना झुटपुटिया कंट्री है, कहाँ से कहाँ निकल गया, इजराइल कहाँ से कहाँ निकल गया, पाकिस्तान तो बहुत बड़ा लैंड है उस हिसाब से देखा जाए तो। हमारा कंडीशन भी अलग तभी बढ़े हैं। अब हमारा देखो भूखा नंगा का देश रहा है, आज़ादी हुआ था तो उसी समय की स्थिति कितना खराब था, हमको तो पूरा लूट लिया ना ब्रिटिश ने, हमारा इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो गया। उस समय भी हमारा जो गुड्स था 2% शेयर था, सर्विस में वही था, वही चीज़ अभी कंटिन्यू कर रहे तो करेंगे क्या हम लोग, विरासत ही हमारा खराब रहा, वही लेगेसी इशू सब हमारा बहुत डेंजर रहा है, क्या कर सकते हैं हम लोग। मैं ठीक है जो भी है अभी तो चल रहा है, अभी मोदी जी रहेंगे 10 साल तो थोड़ा इंडिया के ऊपर जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यंगस्टर आएंगे तो हम लोग और आगे ले जाएंगे कंट्री को। ऐसे भी सर्विस में देखो अभी भारत बहुत आगे निकल रहा है। देखो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमी देखो, अब ये क्या बोल रहा है कि ऐसे बहुत सारी सिचुएशन आए, क्राइसिस आया है पास्ट में भी। एक देखो न्यूक्लियर टेस्ट जब 1998 में पाकिस्तान किया था तो उस समय भी क्राइसिस था उसके पास, फिर ग्लोबल क्राइसिस आया 2008 में, इंडिया तो बच गया उसमें, पाकिस्तान चरमरा गया। मगर अभी का स्थिति बहुत ख़राब है उसका। जैसे एग्जांपल देखो, एक 9/11 का अटैक हुआ था 2001 में यूएस के ऊपर, तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमी है उसको रेस्क्यू कर दिया गया, बेल आउट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का वेस्टेड इंटरेस्ट था उसमें, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ एड और रेंट दिया गया, क्योंकि जियो पॉलिटिकल रीजन से, क्योंकि अफगानिस्तान के नेक्स्ट में है, वो अफगानिस्तान के पास में है, अफगानिस्तान कंट्रोल करना है तो पैसा दो इसको झूठ मूठ का ये यूनाइटेड स्टेट इसको पाकिस्तान को पैसा मिलता था, वो पैसा जो वो गांडू आदमी वो क्या कर रहा था, टेररिज्म को क्रिएट कर रहा था। इसलिए दिमाग खराब हुआ ओबामा का। ओबामा क्या बोला कि ये पूरी तरीके से हार्बर है ये टेररिज्म के लिए, हार्बर मतलब सेफ हेवन है। दिमाग खराब हुआ ओबामा का, ओबामा को बोलना पड़ा, ये इस तरह का टीका टिप्पणी देना पड़ा। अभी भी देखो ना, अभी भी तुम्हारा पाकिस्तान में टेररिज्म को पाला जाता है, क्योंकि वहाँ का जो आर्मी है ना, क्योंकि देखो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है डीप स्टेट है। पाकिस्तान डीप स्टेट का मतलब क्या है? डीप स्टेट समझो, डीप स्टेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे सिविलियन गवर्नमेंट नाम के लिए है, पूरा मिलिट्री का दखल अंदाजी है, दैट इज कॉल्ड डीप गवर्नमेंट, डीप स्टेट। तो डीप स्टेट की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है पाकिस्तान में। अब देखो हमारे इंडिया में किसका हिम्मत है मिलिट्री कूप करके दिखाए? कर ही नहीं सकता है मिलिट्री कूप, क्योंकि पावर इतना अच्छे से डेलीकेट किए ना हम लोग, नहीं कर सकता। बात समझो ये चीज़। तो इकोनॉमिक क्राइसिस वर्ष रहा है और भी ख़राब हुआ, एक मिस गवर्नेंस की वजह से हुआ है, और जो लास्ट 4 ईयर्स में जो पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ है, जानते हो इमरान खान गवर्नेंस की वजह से इसलिए बर्बाद हो गया। एग्जांपल यहाँ पे समझो तो पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन फर्दर डिपेंड है, आने वाले समय में जो ये पॉलिटिकल कन्फ्रंट वो और ख़राब होते चला जाएगा। देखो अभी कौन है, शहबाज शरीफ का कोलिशन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब देखो वो फॉर्मर जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है उसको लगा हुआ है, दोनों भिड़ा, ये भी बोला कुछ कर देंगे, रैली बराबर रैली कर रहा है, एक गोली खा चुका है वो, कब मर जाएगा ये कोई भरोसा नहीं है इसका। देखो दो प्रोविंशियल असेंबलीज था उसको भी डिसॉल्व कर दिया गया, ये पंजाब वाला। 67% पॉपुलेशन जो है तुम्हारा, वो ऐसा सिचुएशन है कि वो बिना इलेक्टेड गवर्नमेंट का चल रहा है, 67% पॉपुलेशन। ये हालत है स्टूडेंट। 2 प्रोविंसेस जिसका खारिज किया गया वो केयर टेकर गवर्नमेंट चला रहा है वहाँ पे, ठीक है, जो सेंटर से फरमान दिया जा रहा है। उससे पहले देखो इमरान खान हर समय तुम्हारा जो जनरल कमर जावेद बाजवा था, जो पुराना वाला जो चीफ था, उसको हर समय घड़ियाते रहता है कि तुम्हारे वजह से हम निकले यहाँ से, तुम ही कंस्पिरेसी किया है हमको निकालने में। तो अभी मामला चल रहा है कोर्ट में, और देखो हो सकता है कोर्ट में मिस्टर इमरान खान को ही डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर कोर्ट पूरा बिका हुआ है यार। तुम क्या एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ का सुप्रीम कोर्ट सही बोलेगा? क्या फालतू का सुप्रीम कोर्ट है,
फालतू है, कभी कभी कोई कोई जजमेंट दे देता है, बहुत डेंजर, अदरवाइज 98% जजमेंट बेकार ही होता है सुप्रीम कोर्ट का, पूरा पूरा मिला हुआ है आर्मी से। और समझा, इमरान खान को भेज देगा, बोला कि इमरान खान अभी इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, तो कौन, नवाज शरीफ, वो जो शरीफ है, वो शहनाज शरीफ, वही बैठेगा आराम से। तो स्थिति कहने का मतलब जो पॉलिटिकल मोरास है वो और कंटिन्यू चलते जाएगा और स्थिति खराब हो जाएगा, समझे ना। तो इसलिए देखो मिस्टर इमरान खान ने अभी क्या बोला है कि ये जेल भरो कैंपेन स्टार्ट करने वाला है, समझे ना। और देखो स्थिति बहुत खराब है, इतना ही समझो, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिया गया है स्टूडेंट कि अभी देखो सुसाइड बॉम्बर आया था, वो देखो 100 वर्शिपर को मार दिया, पेशावर एक मस्क में बेचारे लोग नमाज पढ़ रहा था, मार दिया। देखा ना, ये पाकिस्तान जो इंडिया को तबाह करने के लिए बैठा हुआ था, अफगानिस्तान का हेल्प लेता था, अभी देखो खुद बर्बाद हो रहा है। यही इसलिए मैं बोलता हूँ जेलेसी वाला भावना, बिल्कुल यही चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, समझा। ये इतना सीरियस इंसिडेंट था कि 2 डिकेड्स में इस तरह का टेररिज्म वाला एक्टिविटी नहीं दिखाया जा रहा था, एक ही दिन में दिख गया वो चीज़। कई लोग कहते हैं कि ये तालिबान का हाथ हो सकता है, कई लोग कहते हैं कि जो पाकिस्तान का एक तुम्हारा टेररिज्म वाला ग्रुप है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, हो सकता है उसका मिली भगत हो। तो अभी भी क्लियर नहीं है कि किसने इस तरह का सुसाइड बॉम्बर किया है जिसकी वजह से इतने लोग मरे हैं, समझे। तो अब देखो उसके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो भी गया है, 5 दिन के टूर पे यूके में गया है, ठीक है। आफ्टर द ब्लास्ट होने के बाद अब बहुत सारा सवाल है, पूछेगा कि टेररिज्म कहाँ तक तुम काम किया है, जब तुम्हारे कंट्री में ही टेररिस्ट अटैक हो रहा है, अब यूके गया है उसके ब्लास्ट के बाद पैसा मांगने के लिए, तो सवाल करेगा ना कि पैसा किस सेंस में देंगे तुमको हम, तुम्हारे कंट्री में इतना टेररिज्म एक्टिविटी हो रहा है, तो पैसा क्या करेगा पैसा लेके। तो हर एक जगह से घेर लिया जाएगा पाकिस्तान, वो कहने का मतलब है। इंटरनेशनल मुद्दा भी बहुत बड़ा बन सकता है इसको लेकर। तो यहाँ पे देखो पाकिस्तान भी देखो यही बोला कि अब पाकिस्तान लगभग डाई फंक्शनल स्टेट बन चुका है, यानी कि अब स्टेट पूरी तरीके से चरमरा गया है, बर्बाद हो गया स्टेट। देखो पाकिस्तान बन चुका है डाई फंक्शनल स्टेट, जहाँ पे एलाइड जो बड़े बड़े लोग सब हैं वो बोल रहे हैं कि पूरा स्थिति खराब है, डे टू डे एक्टिविटीज़ हो ही नहीं रहा है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये सब अब क्या करें सिटीजन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है तुम्हारा। और कोई वहाँ पे पॉलिटिकल अपोजिशन नहीं है, अभी इमरान खान को देखो ना, अब कहीं डिवाइड कर दिया जाए इलेक्शन में। तो ये सब प्रॉब्लम की वजह से नहीं, पाकिस्तान बहुत ही बड़ा क्राइसिस में फंसा हुआ है स्टूडेंट। आगे देखते हैं क्या होता है, आगे स्थिति खराब ही होगा, क्योंकि अब डाउनफॉल हो गया, अब ठीक नहीं होने वाला। अब कोई देखो बचाने के लिए आने वाला भी नहीं है, जो सिंपल बात है। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। आगे देखो, इंडिया कनाडा क्वांटम लीप इन द टाइज एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर। देखो इंडिया और कनाडा का कोई रिलेशन अच्छा नहीं रहा है 20-25 साल में, अभी लग रहा है कि थोड़ा हो सकता है बेटर, बट उसके लिए कनाडा थोड़ा सा बात करे ठीक से। देखो कनाडा भी ना, देखो जितने भी डेवलप कंट्री है ना, सब के सब बर्बाद होते हैं। देखो सुनो, अब यहाँ पे समझो, मुझे हिस्ट्री याद आता है, ये देखो कनाडा भी चोर है। देखो कैसे, कनाडा में भी जेनोसाइड हुआ है, पता है स्टूडेंट तुम लोग को, कनाडा में भी जेनोसाइड हुआ। कनाडा इतना खराब कंट्री है, सब सेंस से नहीं, एक सेंस से बोल रहे हैं। इंडिया के बारे में बोलेगा कि इंडिया में बोलेगा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, समझा। इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन का बात करेगा वो, जबकि कनाडा में एक जेनोसाइड हुआ था जहाँ पे बच्चे लोग को ना, जो वहाँ के नेटिव पीपल है कनाडा का, उसको अपने घर से अलग करके ना कैथोलिक चर्च में भेजा जाता था। सुनो बाबू क्या बोल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं। ये 1 साल पहले बहुत बड़ा गर्म मामला था कनाडा का। अब बात समझो क्या हुआ, जो कनाडा का जो नेटिव पीपल है, नेटिव पीपल तो इंग्लिश पीपल नहीं होगा, वहाँ का जो पहले का बासिंदा थे, अब उन लोग को इंग्लिश कल्चर में लाने के लिए, वेस्टर्न कल्चर में लाने के लिए क्या किया कि ये लोग को अपना घर से अलग कर दिया। बच्चा जन्मा, थोड़ा सा 2 साल का हुआ, वो बच्चे को अपने पेरेंट्स से अलग कर दिया और कैथोलिक चर्च में भेज दिया, समझे। कैथोलिक चर्च में भेज दिया ताकि वेस्टर्न कल्चर वाला चीज़ आए। उसमें कई बच्चा लोग मर गया, घर से दूर रखा गया, बच्चा लोग के ऊपर पूरा मतलब पूरी तरीके से अत्याचार किया गया। बच्चा लोग मर गया, बच्चा लोग मरा तो ग्रेवयार्ड में जाकर गाड़ दिया, और मदर फादर को बताया भी नहीं। तो इतना बड़ा जेनोसाइड हुआ है कनाडा में, बात समझा। उस पर कनाडा बात नहीं करना चाहेगा। 1.5 साल पहले ही बहुत बड़ा हंगामा हुआ था वर्ल्ड में कि तुम किस पे बात कर रहा है, तुम्हारी स्थिति खुद खराब है अपने कंट्री का, तुम दूसरा कंट्री का बोलता है। तो इतना बड़ा जेनोसाइड करके बैठा हुआ है कनाडा, और उसमें कैथोलिक चर्च का बहुत बड़ा रोल है। देखता है चर्च लोग क्या कर रहा है, कई मासूम बच्चे मारे गए उसमें। बाद में जाके ग्रेवयार्ड खोला गया, वहां का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जाओ खोलो, देखो और सॉरी बोलो, और ट्रूडो को आके सॉरी बोलना पड़ा सब लोग को सामने में। तो वो तुमको भूल गए, वो ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन नहीं था। यहाँ इंडिया में कुछ होता है, कश्मीर में कुछ होता है, तो तुम बोलता है ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन।
और स्पेशली पंजाबी के साथ कुछ होता है तो और ज़्यादा बोलेगा कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन है। इसको बोलते हैं दोगला चरित्र। यही चीज़ के लेके इंडिया खुश नहीं है। इंडिया बोलता है कि तुम हमको मत सिखाओ ह्यूमन राइट्स, लिटरली बोल रहे हैं हमको मत सिखाओ, तुम पहले अपना जेनोसाइड का मामला देखो अपना, तुम्हारे कंट्री में कितना गंदा तुम किया है जेनोसाइड, तुम हमारा बात करता है। तो इसलिए अब ये सब मैटर नहीं उठाना चाहिए कनाडा को। कनाडा को अपने ऊपर काम करना चाहिए और जो खालिस्तानी वाला इशू है उसको खत्म करना चाहिए, अदरवाइज इंडिया बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। जो सिंपल बात है, देखो 1 साल 1.5 साल पहले ट्रूडो आया था नीचे, मोदी जी बोल दिए डायरेक्ट, मोदी जी स्वागत भी नहीं किए उसको, और डायरेक्ट मन से बोल दिए कि इस तरह का चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट। जैसे अब इतना डेवलप कंट्री का प्राइम वो आया है तो बहुत बड़ी बात है ना, मन से बड़ी सभा में बोल दिया गया कि हम ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। और गजब बात है कि ट्रूडो के साथ जो आया था मिनिस्टर वो भी खालिस्तानी था। तो इस चीज़ के लेकर दिमाग और मोदी जी का खराब हो गया, क्योंकि मोदी जी सॉवरेनिटी को लेकर तो नहीं कर सकते हो, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। ये मनमोहन सिंह का सरकार नहीं है, ये सरकार है। देश गिरेगा ठीक है, मगर स्वाभिमान वाला चीज़ रहना चाहिए। स्वाभिमान वाला जो चीज़ है ना, बीजेपी ज़्यादा कैरी किया है, ये समझ लेना। देश का सॉवरेनिटी वाला जो चीज़ है ना, मैं इसलिए दावा करके बोल सकता हूँ स्टूडेंट, क्योंकि 370 हटाए। इतना दिन क्या चूड़ी पहना था सरकार ने, 370 का अभी हटाया गया है। कि इसका मतलब क्या हुआ, बीच में सरकार नहीं आया था क्या? कांग्रेस का सरकार इतना तुम्हारा गया, कांग्रेस का सरकार तुम्हारा 70 साल तक रूल किया, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाया, बीजेपी आते ही निकाल दिया उसको। इसका मतलब क्या हुआ कि बीजेपी ज़्यादा प्रो है। यहाँ पे हम बीजेपी को नंबर 1 देंगे भाई। तो ये सब गर्म इशू है। अब देखो, अब लग रहा है कि हम ही हैं प्रेसिडेंट, हम ही प्राइम मिनिस्टर है। अब बात समझो, यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आगे निकलता, और बीजेपी गवर्नमेंट भी इसी तरह का वो चाहता है, आश्वासन चाहता है कनाडा से, नो ये तुम्हारा क्या है, खालिस्तानी इशू बिल्कुल नहीं उठाना। उठाएगा तो दिमाग गर्म हो जाएगा मेरा फिर। और डायरेक्ट क्लियर बोला गया है, देखो यहाँ पे, अब इस बैकग्राउंड में पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा तुमको। देखो, GS पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशन इफेक्ट ऑफ पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडियाज इंटरेस्ट एंड इंडियन डायस्पोरा। अब यहाँ पे समझो, कनाडा का जो टाइज है चाइना के साथ सबका टाइज खराब हो रहा है ना। जब चाइना के साथ टाइज खराब होगा तो ऑप्शन कौन बचेगा? इंडिया। इंडो पैसिफिक के लिए इंडिया से बेस्ट क्या हो सकता है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक रीजन है कि नहीं है? देखो, नवंबर में कनाडा ने बोला कि ठीक है, हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी हम अपना रहे हैं, जिसमें हम चाइना को अलग करना चाहेंगे, क्योंकि चाइना झूठ-मूठ का डिसरप्टिव ग्लोबल पावर है जो कि बर्बाद कर रहा है। सही बात है, कल हम लोगों ने देख लिया कि चाइना कर क्या रहा था। बात समझे ना? इसलिए हमें इंडिया चाहिए, इंडिया हमें क्रिटिकल पार्टनर के रूप में चाहिए, क्योंकि इंडिया का क्या है, डेमोक्रेसी या प्लूरलिज्म है। अच्छा बात तो किया है, मगर 20-25 साल का हिस्ट्री देखेगा तो बहुत खराब है कनाडा और इंडिया के साथ में। अभी कनाडा को भी इंडिया चाहिए और इंडिया को भी कनाडा चाहिए। क्यों इंडिया को क्यों चाहिए कनाडा, बताओ जरा? क्योंकि हमारा इतना डायस्पोरा है वहाँ पे। जिस कंट्री में हमारा डायस्पोरा होगा, जिस कंट्री में हमारे इंडियंस होंगे, वो कंट्री अपने आप में फायदा पहुँचाएगा हमको। देखो यूनाइटेड स्टेट्स कितना फायदा पहुँचा रहा है हमको। जब जाता है तो मोदी जी आता है, मोदी बैठ के वहाँ बोलते रहता है, और जब मोदी बोलेगा तो उससे इंडिया का साख बढ़ता है। बात समझे? उससे FDI आता है, उससे रोजगार आता है। तो ये भी ये समझने वाली बात है कि इसलिए कनाडा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा डायस्पोरा बहुत ज़्यादा है, और हमारा डायस्पोरा ज़्यादा है तो बचाएगा हमें। और मोदी जी ने डायस्पोरा के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है स्टूडेंट। और देखो, इसमें भी बताया गया है, देखो इंडिया का कनाडा का जो सर्च है वो न्यू मार्केट चाहता है। जैसे देखो, सऊदी अरब ने भी अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया ना, टूरिज्म की तरफ मूव कर गया, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले फ्यूचर में क्रूड ऑयल खत्म हो जाएगा। तो डाइवर्सिफाई करने के लिए कनाडा को मार्केट चाहिए। इंडिया से बड़ा मार्केट कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि चाइना छोड़ के जा रहा है, सब वही रीशोरिंग और फ्रेंडशोरिंग, और चाइना +1 पॉलिसी के हिसाब से चाइना सब छोड़ रहा है। तो उसके लिए इंडिया चाहिए इसका विकल्प या तुम्हारा, और इसलिए इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो रहा है, FTA साइन हो रहा है। उसके बाद देखो फ्लोरिडा बायलैटरल, बट देखो इंडिया और कनाडा के बीच में रहा है, दिक्कत रहा है। अभी देखो, बट अभी थोड़ा ठीक हो रहा है। कैसे? जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उसने होस्ट किया है, हमारा ये जयशंकर साहब ने होस्ट किया है कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर को। वो आई थी इंडिया में G20 फॉरेन मीटिंग में मार्च में, वो आएगी और फिर बाद में भी तुम्हारा आएगी। यानी कह रहे मतलब वो बैक टू बैक अभी आ रही है। बैक टू बैक एक कंट्री में जाने का मतलब क्या है कि रिलेशन ठीक करना चाहता है, और फिर आएगी, मार्च में भी आएगी। बात समझे ना? मार्च में भी आएगी वो। तो ऑफिशियल कहा रहा कि ये बहुत अच्छा है, ये हमारा एक अर्ली प्रोग्रेस है, ताकि जो हमारा कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, बताए थे ना, पहले ट्रेड होता है, उसके बाद कम्प्रिहेंसिव होता है, कम्प्रिहेंसिव में ट्रेड से बड़ा होता है, सर्विस भी आता है, बहुत कुछ आता है, इन्वेस्टमेंट सब आता है। तो वो चीज़ हो रहा है, जो कि अच्छी बात है। इंडिया और कनाडा का रिलेशन अच्छा हो रहा है। बट देखो यहाँ पे
वही मैं बोल रहा था तुम लोग को कि इंडिया देखो स्टिल एक्सप्रेस कर रहा है कंसर्न कि खालिस्तानी सेपरेटिज्म वाला बात मत करना, फालतू का तुम कनाडा में जाके ये खालिस्तानी वाला इशू चला रहा है, वो हम एक्सेप्टेबल नहीं है। जो क्योंकि जानते हो कि सिख कम्युनिटी बहुत ज़्यादा कनाडा में है, बहुत सारे इंसिडेंट वेंडलिज्म हुआ था, वायलेंस हुआ था, जहाँ पे इंडियन कम्युनिटी को टारगेट किया गया कनाडा में, वो पसंद नहीं है इंडिया को, ठीक है। बहुत सारा ऐसा हुआ है जहाँ पे झूठ मूठ के कनाडा में इंडियंस का वो राइट्स का बात किया था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है, तो इसलिए इंडिया बोलता है कि तुम्हारा खुद जेनोसाइड हुआ है, पहले वो देखो जाके तुम। बात समझ में आ रहा है ना, वही चीज़ दिया गया है स्टूडेंट। अब यहाँ पे समझो, रिलेशन बहुत ख़राब है, रिलेशन बहुत ख़राब था, बट रिलेशन को ठीक किया 2010 में, जब उस समय के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन जी विजिट किए थे कनाडा में और अग्रीमेंट साइन हुआ था सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन के बीच में, ठीक है, यानी कि सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन हुआ था दोनों कंट्री के बीच में। उसका प्रधानमंत्री मोदी जी 2015 में भी प्राइम मिनिस्टर कनाडा में भी गए थे, और उस समय कोशिश किया गया था कि और अच्छा बेटर बनाएं, स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक गेंस ले, दोनों कंट्री का जितना हो सकता है पॉसिबल तरीके से हम लोग आगे बढ़े, और अभी एक दूसरे कंट्री को आना ही पड़ेगा। ये अलग बात है कि पास्ट में अच्छा नहीं रहा है। एग्जाम्पल देखो, इसलिए कहा जा रहा है स्टूडेंट, इस कलर इधर साइड में देखो कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं ये 5 डिकेड्स में, समझे। और क्योंकि देखो एक कनाडा फर्स्ट कंट्री है जो कि इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम से एसोसिएटेड है। उसके बाद देखो, बट द रिलेशन रैप्चर आफ्टर, जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1974 में, जो पोखरान टेस्ट किया था, उसके बाद रिलेशन और ख़राब हो गया, क्योंकि डेवलप कंट्री कभी नहीं चाहता कि डेवलपिंग कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बनाए। और जानते हो हमको सैंक्शन लगा था कि नहीं लगा था उस समय? हाँ बिल्कुल। तो देखो उसके बाद रिलेशन ख़राब हो गया, और उसके बाद देखो खालिस्तानी इशू। और एक देखो कितना गलत हुआ कि एक कनाडा से एरोप्लेन उड़ के जा रहा था 1995 में, यूके में फोड़ दिया, हमारे 300 पैसेंजर मरे थे, 300 आदमी मरा था हमारे इंडियंस। बात समझा? हम मारने वाला कौन था? 1995 का घटना है ये। हम मारने वाला कौन था? खालिस्तानी था। तो इस चीज़ को लेकर भी ईट बढ़ता है इंडिया को, बताओ इतना बड़ा तुमने हमारा इंडियन सिटीजन को मार दिया। और ये यूके में अटैक हुआ था, और जानता नहीं यूके में भी खालिस्तानी लोग बैठा हुआ है। तो ये सब प्रॉब्लम है, इस तरह का इंसिडेंट हम देखना नहीं चाहेंगे, ये है कहने का मतलब। ये पास्ट देख रहे हैं, पास्ट में कितना गड़बड़ हुआ है इंडिया और कनाडा के बीच में। और अभी भी जानबूझ के मिलिट्री, वो जो तुम्हारा सिख वाला है, वो उसको बहुत साधा जाता है, क्योंकि वहाँ पे वोट बैंक है वो सिख सब। जैसे ट्रूडो यदि मान लो, बच्चे लोग इधर देखो, ट्रूडो यदि बोल देगा कि खालिस्तान बनना चाहिए तो उसको वोट मिल जाएगा, उसको वोट मिल जाएगा, तो जानबूझ के बोल देता है। और प्रो खालिस्तानी समझते हो बच्चे लोग, तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा। खालिस्तान समझो मिलिटेंट ग्रुप है, यही समझो, क्योंकि देश को तोड़ने वाला बात होगा तो मिलिटेंट ग्रुप है, यानी कि उसको अलग पंजाब चाहिए, भारत से निकलना है उसको। तो भारत से कैसे निकलोगे तुम? आसान है क्या? भारत से निकलोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर लगाएंगे ऑपरेशन फॉलो हम। तो इसलिए कंट्री को पसंद नहीं है ये सब चीज़। कंट्री एक सॉवरेनिटी है, एक इंच भी जमीन कम हुआ, देखता है यहाँ पे 1 इंच भी जमीन कोई ले लेता है तो गोली चल जाता है, कट्टा चल जाता है, कैसे दे देंगे देश का जमीन? और वो भी बोल रहा है कि देखो सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में लोग से पूछा जाता है कि क्या करेगा तुम अलग पंजाब बना के, जब बिहारी साथ में नहीं रहेगा तो तब तो बर्बादे हो जाएगा। तुम बिहार आएगा यहाँ पे पटना साहिब में वीजा लेके आएगा, अच्छा लगेगा तुमको? ये वो बोला जाता है, समझा? वो बोला कि नहीं, तो ज़्यादातर लोग नहीं चाहते हैं। जो चाहते हैं वो जानबूझ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं। देखा नहीं गोल्डन टेम्पल का जो हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था, जो तुमको पता है पंजाबी के लिए, सिख के लिए पंजाब से बाद सबसे इंपॉर्टेंट बिहार है, पटना साहिब। वो पटना साहिब वो चाह के भी नहीं छोड़ सकता है, वो ट्रैफिकिंग करके भी आएगा पटना साहिब में माथा टेकने के लिए, क्योंकि जो पंजाबी जो सिख होते हैं वो अपने धर्म को लेकर बहुत ज़्यादा वो सशक्त है। जाते हैं उसमें परमिट लेके जा तो रहा है, हाँ वो पहला स्थान है। इस चीज़ को लेकर मोदी जी बोलते कि ऐसा क्या जरूरत पड़ा था कि उसको दे दिया तुम वो जगह पे, सिख तो पूरा बर्बाद कर दिया ये लोग। हाँ तो इस चीज़ को लेकर अभी भी मोदी जी उठाते हैं ये बात, करतारपुर वाला चीज़ है। देखो आगे देखो स्टूडेंट, पैसिव यूथनेसिया देखो 36 देखो, पैसिव यूथनेसिया राइट टू डाई विद डिग्निटी। आर्टिकल 21 क्या है? जब आपको जीने का अधिकार है तो आपको मरने का भी अधिकार है, सुप्रीम कोर्ट का, याद है ना जी? अब कई स्टूडेंट को सुन के गजब लग रहा होगा, मरने का अधिकार क्या होता है? जैसे मान लो कि स्थिति बहुत खराब हो गया, हम चाहते हैं कि मरना, बट हम मर नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा जीवन जीने का मतलब भी क्या बनता है? इसी को बोलते हैं राइट टू डाई विथ डिग्निटी, जो कि आर्टिकल 21 के अंदर डाल दिया गया। देखो यहाँ पे जीएस पेपर 2 सोशल जस्टिस एंड गवर्नेंस, इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल सेक्टर और सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्स, और पॉलिटी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव वेयर लीगलाइज इन 2018,
देखो 2018 में अरुणा का केस आया था ना, उसमें क्या बोला कि फ्री विलिंग होना चाहिए, वही विलिंग फ्री विल जो है, यानी कि अभी हमारी तबीयत ठीक है, देखो हम अभी बहुत स्वस्थ है ना, क्या भरोसा हमको कुछ हो जाए फ्यूचर में, हो सकता है हमारी तबीयत खराब हो जाए, हो सकता है हम वेजिटेटिव स्टेट में चले जाए जहाँ हम कुछ नहीं बोल पाए। तो यदि हम अभी लिख देंगे कि यदि स्थिति हमारा ऐसा खराब होगा तो हमको आप एक्टिव पैसिव यूथनेसिया दे दीजिएगा, और वो हमको यूथनेसिया दे देगा और हम आराम से मर जाएंगे। आराम से मरने का मतलब क्या कि हमको फायदा होगा, हमको तकलीफ नहीं होगा ना, बॉडी में तकलीफ नहीं होगा। हाँ लिखना आवश्यक है, बिल्कुल अभी 2018 के बाद ही हुआ है ये चीज़, इसी को बोलते हैं लिविंग विल। किस तरह जीना चाहता है बच्चा लोग, यदि स्थिति बहुत खराब हो गया, ऐसा स्थिति में हम क्या करना चाहेंगे, क्योंकि हम तो बोलने की स्थिति में है ही नहीं, हम कोमा में चले गए। बात समझ में आया ना। तो 2018 में इस चीज़ को लीगलाइज कर दिया गया, पार्लियामेंट झुंझुना बजा रहा है, पार्लियामेंट कुछ नहीं करना चाहता है इस पर, क्योंकि पार्लियामेंट पता है कि पार्लियामेंट कुछ कर देगा तो इससे स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा। देखता है ना, सेक्शन 377 खत्म हुआ, पार्लियामेंट आगे आया, होमोसेक्सुअलिटी खत्म हुआ ना, पार्लियामेंट आगे नहीं आया, इसमें भी आगे नहीं आया पार्लियामेंट। देखो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि लीगल स्टेटस दिए तो हैं हम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव्स को 2018 में, ठीक है, और आराम से पैसिव यूथनेसिया कर सकते हो, बट थोड़ा सेफगार्ड मेंटेन करना होगा आपको। और बहुत इंपॉर्टेंट है पेशेंट ऑटोनॉमी के लिए भी कि कैसे वो अपना लाइफ को एंड करना चाहेगा, क्योंकि उसको पूरा अधिकार है डेथ का भी, बट डेथ क्या होना चाहिए, डिग्निफाइड होना चाहिए, स्वाभिमान से मरना चाहिए आदमी। जैसे हम लोग बात करते हैं कि देखो कितना बढ़िया चल रहा था मर गया, और कितना बढ़िया मौत हुआ। जैसे तुमने कहा ना सलजा उस दिन कि हमारी दादी या नानी कि नानी जो गुजरी है पता ही नहीं चला है, तो सी इज सो गुड इन दैट सेंस कि क्योंकि उनका जो मृत्यु हुआ वो बहुत ही स्वाभिमान से हुआ है। कई लोग का स्थिति बहुत खराब होता है, घिसेट होता है, घिसेट सो कॉल्ड घिसेट कहते हैं ना, जिसको बेड पे बैठा हुआ है 2 साल पड़ा हुआ है, हालत खराब है, तो ऐसे लोग चाहते हैं कि हमको मृत्यु दे दे, मैं उसको तुम मृत्यु नहीं दे सकते हो क्योंकि इलीगल चीज़ है वो। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने लीगल कर दिया, बात समझे, यही मैटर है। और 2018 में लीगलाइज किया था। देखो डॉक्टर्स को लगा कि बाद में कि हाँ कुछ चीज़ दिक्कत दे सकता है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस बार, ये जस्ट कुछ दिन पहले हुआ, सुप्रीम कोर्ट बोला कि देखो 2018 में जो रूल्स बनाए थे उसमें कुछ हम ट्विक्स करना चाहेंगे, कुछ चेंजेस करना चाहेंगे। और देखो खतरनाक चेंज किया है स्टूडेंट, देखो बोला कि अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर का कोई जरूरत ही नहीं है। उस समय जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंपॉर्टेंट था, अब बोला कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोई काम का नहीं है, उसका सिग्नेचर का कोई जरूरत ही नहीं है। अब किस सेंस में सिग्नेचर का बात किया गया है, यदि एडवांस डायरेक्टिव होगा, वही लिविंग विल जो होगा, उसको काउंटर साइन करने की जरूरत नहीं है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को चेक करने के लिए, वो कोई भी गैजेट ऑफिसर होगा। गैजेट ऑफिसर मतलब क्या है कि जो सरकार का मुलाजिम है वो भी साइन कर सकता है उस चीज़ को, क्योंकि साइन करने का पर्पज़ क्या है कि जो चीज़ लिखा है वो समझ में आ रहा है। यानी कि हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है लिविंग विल में जो लिखा है वो उल्टा हो, क्योंकि सब पढ़े लिखे तो नहीं होते हैं लिविंग वाले, कोई आदमी मान लो मूर्ख है और उसमें कुछ और लिख दिया गया है, तो वो समझने के लिए गैजेट ऑफिसर काफ़ी है। तो गैजेट मतलब जिसका भी सरकार का जो मुलाजिम है वो भी, उसको भी अधिकार है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट वाला चीज़ हटा दिया गया, कोई भी गैजेट ऑफिसर इस चीज़ को कर सकता है। समझे, नंबर 1 वही लिखा गया है। सेकंड देखो, अब गार्जियन एक नहीं है, पहले गार्जियन एक को बोला जाता था, अब रिलेटिव और भी गार्जियन हो सकते हैं। तो पहले ओरिजिनल गाइडलाइंस में बोला गया था कि गार्जियन होना चाहिए और क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, अब क्या कर दिया गया तुम्हारा मोर देन 1, यानी कि एक गार्जियन या दो गार्जियन भी हो सकता है, 3 भी गार्जियन हो सकता है, जितना ढेर सारा हो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखो, मजिस्ट्रेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म फैमिली, पहले क्या है मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ता था, अब जरूरत नहीं है, मजिस्ट्रेट को फैमिली को जरूरत नहीं है वो इन्फॉर्म करने का। देखो पहले मजिस्ट्रेट को था कि फैमिली मेम्बर्स को बोलो डॉक्यूमेंट्स के बारे में कि ऐसा ऐसा बोला है, नो अब ऐसा कुछ नहीं है, आराम से तुम्हारा जो वहाँ पे गार्जियन रहेगा, क्लोज रिलेटिव रहेगा, वो जिस तरह बोलेगा बस उस तरह काम हो जाएगा, यानी कि आसान प्रोसेस कर दिया गया। बताए थे ना तुम लोग को सेफ गार्ड, वही तो बोला सेफ गार्ड की जरूरत है। अब ये बात समझो, तुमको आर्टिकल जब पढ़ा रहे थे, अरुणा वाला केस बता रहे थे, उसमें बताए थे ना क्या क्या प्रॉब्लम होता है, ओके करने में बीच में कितना फाइल है, तो मामला ही खत्म हो जाएगा, फिर उसको जल्दी तेजी से करने का प्रयास किया गया है। आगे देखो स्टूडेंट, आए क्या है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, देखो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मेडिकल बोर्ड में पहले था, उसको हटा दिया गया, बोला क्या काम है तुम्हारा, कुछ काम ही नहीं है मेडिकल बोर्ड में, अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आउट फ्रॉम द मेडिकल बोर्ड। अब क्या है कि न्यू गाइडलाइंस के हिसाब से एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड होगा जिसमें तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई ज़रूरत ही नहीं है। हॉस्पिटल में सेकेंडरी बोर्ड भी होगा, उसमें डिस्ट्रिक्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर होंगे और वो प्राइमरी बोर्ड वाला सर्टिफिकेट को चेक करेगा एंड सो ऑन, क्योंकि 2018 के जजमेंट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दिया गया था, वो स्थान खत्म कर दिया गया अभी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल है, चलो ये ठीक है 4 ट्विक्स आया गया, मतलब 4 चेंजेस लाया गया एज कम्पेयर टू 2018 लेजिस्लेशन। 4 ट्विक्स क्या है,
अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर जरूरत नहीं है, कोई भी गैजेट ऑफिसर सिग्नेचर कर सकता है फ्री विल लिविंग विल को ऑथराइज करने के लिए। दूसरा क्या है तुम्हारा, गार्जियन एक से अधिक हो सकता है। अब मैजिस्ट्रेट को जरूरी नहीं है कि फैमिली को इन्फॉर्म करने के लिए गार्जियन काफ़ी है, वहाँ पे वो बोल देगा ओके तो आप जा सकते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। चौथा क्या है कि अब जो मेडिकल बोर्ड होगा जो ओके करेगा आगे, उसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का कोई रोल नहीं है, उसमें डॉक्टर सब रहेंगे। सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट कब लाएगा लेजिस्लेशन। अब देखो पार्लियामेंट का लेजिस्लेशन लाना जरूरी है, क्योंकि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन लाता है फिर उसके बाद डेलीगेटेड पावर होता है, एग्जीक्यूटिव उस चीज़ को यूज़ करता है ना डेलीगेशन से, वो जरूरी है। जब तक वो नहीं आएगा तब तक ये बढ़िया से लागू नहीं हो सकता है। इसलिए पार्लियामेंट को अभी उठना चाहिए और पार्लियामेंट को इसके लिए काम करना चाहिए। बात समझे, वही चीज़ लिखा गया है। अदरवाइज बिना पार्लियामेंट का इंटरफेरेंस का ये चीज़ ठीक से नहीं हो पाएगा। दैट्स इट।